दोस्तों नमस्कार। आज की अपनी इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों अपन ने कल से अपनी जो पोस्ट ग्रेजुएशन का चैप्टर चला रखा है, यूनिट चला रखी है स्कैटरिंग, क्वांटम मैकेनिक्स अपन ने चला रखी है और उसमें स्कैटरिंग अपन डिस्कस कर रहे हैं। कल की क्लास में अपन ने डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन और टोटल क्रॉस सेक्शन ये पढ़ा था और उस पर अपन ने लास्ट में एक न्यूमेरिकल भी दोस्तों निकाला था। आज अपन पढ़ेंगे कि एक अपने पास में लेबोरेटरी फ्रेम है और एक सेंटर ऑफ मास फ्रेम है, उसमें पार्टिकल की स्कैटरिंग कैसे होती है। अपन क्रॉस सेक्शन को, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन को एक लेबोरेटरी फ्रेम से सेंटर ऑफ मास फ्रेम में कैसे रिलेट करते हैं वो अपन आज इसमें डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो एक अपने पास में है लेबोरेटरी फ्रेम, लैब फ्रेम। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान सकते हैं कि भाई एक लेबोरेटरी में अपन काम कर रहे हैं और एक सेंटर ऑफ मास फ्रेम, अपन ने दो नाम दिए हैं। तो एक लैब फ्रेम है और दूसरी क्या है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम है। हाँ, तो इसको अपन डिफाइन करते हैं कि भाई लेबोरेटरी फ्रेम में तो अपन क्या कैसे बिहेव करेंगे, पार्टिकल कैसे बिहेव करेंगे, और सेंटर ऑफ मास फ्रेम में पार्टिकल कैसे बिहेव करेंगे। एक में अपन लेबोरेटरी फ्रेम में मेजरमेंट करेंगे और कैलकुलेशन अपन सेंटर ऑफ मास फ्रेम में करेंगे, क्योंकि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो पार्टिकल्स की क्या हो जाएंगी, रिड्यूस हो जाएंगी। तो पार्टिकल के साथ में कोऑर्डिनेशन करना अपने लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। जबकि लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अपन जो पार्टिकल की डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कॉम्प्लिकेशन यानी ज़्यादा हो जाती है, तो अपन ऑब्जर्वेशन देखेंगे लैब फ्रेम में और कैलकुलेशन दोस्तों अपन करेंगे सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। तो देखो किस हिसाब से अपन डिफाइन करते हैं। लेबोरेटरी फ्रेम के बारे में लिख रहे हैं अपन, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस in which target is at rest initially, कि स्टार्टिंग में जो टारगेट है वो रेस्ट में है, दैट इज इनिशियली का मतलब है दोस्तों दैट इज बिफोर स्कैटरिंग, कि इसमें जो अपन ने पार्टिकल की जो स्कैटरिंग जब पार्टिकल करेंगे उसमें अपन ने जो टारगेट पार्टिकल है दोस्तों उसको क्या माना है, स्थिर माना है, स्थायी अवस्था में माना है। तो उसमें अपन कैलकुलेशन किस में करेंगे, लेबोरेटरी फ्रेम की बात अपन करेंगे। दूसरा है सेंटर ऑफ मास फ्रेम, सीएम फ्रेम अपन क्या मानेंगे, दी फ्रेम ऑफ रेफरेंस in which center of mass of the system is at rest। ये हमेशा क्या रहेगा, रेस्ट में ही रहेगा। is at rest always। सेंटर ऑफ मास क्या हो गया, इसमें जो पार्टिकल हैं, जो स्कैटरिंग पार्टिकल करेंगे उनका सेंटर ऑफ मास है वो हमेशा क्या रहेगा दोस्तों, रेस्ट में ही रहेगा। ठीक है। दूसरी अपन बात करें कि जब एक पार्टिकल अपन बात कर रहे हैं स्पेस में, यदि एक पार्टिकल है तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए अपन को 3 डायमेंशन में पार्टिकल है तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है वे कम से कम निर्देशांक या वे मिनिमम कोऑर्डिनेट विच इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ए सिस्टम या ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम इज नोन एज डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है। और उस पर यदि अपन कुछ बाउंडेशंस लगा दें दोस्तों, दैट बाउंडेशन इज नोन एज कॉन्स्टेंट्स। जैसे अपन क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं होलोनोमिक, नॉन होलोनोमिक, स्क्लेरोनोमिक और रिहोनोमिक कॉन्स्टेंट अपन ने पढ़े हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, यदि एक पार्टिकल है अपने पास में, एक पार्टिकल, इसका मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है दोस्तों, 3 है। स्पेस में अपन का बात करें, यहां अपन 2 पार्टिकल की कोलिजन की बात करेंगे क्योंकि स्कैटरिंग हो रही है, तो एक टारगेट और एक इंसिडेंट है, तो 2 पार्टिकल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, 6। अपन काउंट कर रहे हैं क्योंकि अभी अपन ने कोई बाउंडेशन नहीं लगाया। ठीक है। 6 को अपन कैसे कैसे डिफाइन करेंगे, 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम को अपन दोस्तों कैसे डिफाइन करेंगे कि 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम तो किसके कारण है भाई, ऑफ सेंटर ऑफ मास, और +3 किसके कारण है, 3 रिलेटिव मोशन, पार्टिकलों के आपस में रिलेटिव मोशन होगी उसके कारण है। इस हिसाब से 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम को अपन डिफाइन करते हैं कि भाई ये किस हिसाब से टूट गया। CM इज ऑलवेज एट रेस्ट, सो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में
सेंटर ऑफ मास फ्रेम में CM इज ऑलवेज एट रेस्ट, कि इसके बारे में इंफॉर्मेशन अपन को पता है कि जो सेंटर ऑफ मास है पार्टिकल्स का वो हमेशा क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा। तो ये 6 के लिए अपन क्या कहेंगे, 0 + 3 रिलेटिव मोशन। इसका मतलब दोस्तों क्या होगा कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है पार्टिकल, 2 पार्टिकल हैं, तो उनको पूरा डिस्क्राइब करने के लिए अपन को कितने कोऑर्डिनेट चाहिए, केवल और केवल 3 की आवश्यकता अपने पास में होती है। ठीक है, तो अपन ये लिख सकते हैं इन CM फ्रेम ऑफ सिस्टम, फ्रेम ऑफ सिस्टम 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम रिड्यूसेस टू 3, कितने में, टू 3 DOF, बट इन लेबोरेटरी फ्रेम DOF डिग्री ऑफ फ्रीडम रिमेन 6। यानी सेंटर ऑफ मास फ्रेम में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएंगी, 3। अभी डायग्राम अपन बनाएंगे तो उससे अपन देखेंगे कि भाई किस हिसाब से क्या होना है। तो समझ में आ गई बात। एक अपन ने दोस्तों लिया है लेबोरेटरी फ्रेम, दूसरा लिया है अपन ने सेंटर ऑफ मास फ्रेम। लेबोरेटरी फ्रेम में अपन ने क्या माना है कि इनिशियली पार्टिकल एट रेस्ट पे है, और सेंटर ऑफ मास फ्रेम में अपन ने 2 पार्टिकलों का यदि डिस्कस कर रहे हैं तो 2 पार्टिकलों का सेंटर ऑफ मास हमेशा क्या माना है अपन ने, रेस्ट में माना है। फिर अपन ने कहा कि भाई 2 पार्टिकलों के बारे में है, तो एक पार्टिकल को डिस्क्राइब करने के लिए 3 कोऑर्डिनेट चाहिए स्पेस में, 2 के लिए कितने हो गए, 6 हो गए। इन पे अभी तक कोई बाउंडेशन अपन ने लगाई नहीं है, लेकिन ये जो 6 को अपन ने 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिवाइड किया है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम तो सेंटर ऑफ मास के कारण है और 3 उनकी रिलेटिव पार्टिकलों की रिलेटिव मोशन के कारण है। अब अपन सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं, तो अपन ने कहा कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में सेंटर ऑफ मास जो पार्टिकलों का है वो हमेशा क्या रहता है दोस्तों, रेस्ट में रहता है। यानी इसकी इंफॉर्मेशन अपने पास में ये है कि ये रेस्ट में है, तो इसके लिए वेलोसिटी भी 0 हो गया, एक्सेलरेशन वगैरह सारी इंफॉर्मेशन अपन को पता है। इसका मतलब ये तो डिग्री ऑफ फ्रीडम रिड्यूस टू 0 हो गई, जरूरत ही नहीं है, तो ये 0 हो गई। तो अपन को केवल सेंटर ऑफ मास में पार्टिकलों की रिलेटिव मोशन के लिए 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम की आवश्यकता है। ऐसे ही अपन CM फ्रेम में, CM फ्रेम ऑफ सिस्टम 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम रिड्यूसेस टू 3। ये इंपॉर्टेंट बात होगी कि वह कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम रिड्यूसेस हो जाती है, कम हो जाती है, दैट इज सेंटर ऑफ मास फ्रेम। और इन लेबोरेटरी फ्रेम डिग्री ऑफ फ्रीडम रिमेन्स कितनी होगी दोस्तों, 6 की 6 हो गई। तो अपन ये लिख सकते हैं यहां से मोर डिग्री ऑफ फ्रीडम, ज्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी तो मोर चांस ऑफ एक्यूरेसी, मोर चांस ऑफ एक्यूरेसी, मोर चांस ऑफ एक्यूरेसी। ऑब्जर्वेशन विल बी, यहां ये इंपॉर्टेंट बात है, ऑब्जर्वेशन विल बी डन इन लेबोरेटरी फ्रेम। जो ऑब्जर्वेशन है वो कहां डन होंगे, ऑब्जर्वेशन विल बी डन इन लैब फ्रेम, एंड कैलकुलेशन विल बी डन इन CM फ्रेम। कि अपन ऑब्जर्वेशन तो कहां लेंगे, लेबोरेटरी फ्रेम में लेंगे, और कैलकुलेशन दोस्तों किस में करेंगे, अपन सेंटर ऑफ मास फ्रेम में अपन करेंगे। अब इसको L सिस्टम यानी L लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया और सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। इसको अपन डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करेंगे, यहां अपन एक लिखेंगे, यहां अपन दूसरा लिखेंगे। इस सारी चीजों को अपन वापस एक बार समझेंगे कि भाई कैसे ये चीज है। ठीक है दोस्तों, ये सारी बातें हैं, ये बात समझ में आ गई होगी कि पार्टिकल की डिग्री ऑफ फ्रीडम, मैंने आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम बता दिया कि कम से कम इतने निर्देशांक अपन को चाहिए जिस निर्देशांकों की सहायता से अपन किसी कण की गति की या कण के बारे में अपन सारी इंफॉर्मेशन, गति के बारे में सारी इंफॉर्मेशन ले सकें कि कण रेस्ट में है, कण मोशन कर रहा है, उसका एक्सेलरेशन क्या है, ऐसी इंफॉर्मेशन अपन को वेरिएबल्स चाहिए। तो वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम। और यदि अपन इन पे कंडीशंस लगा देते हैं दोस्तों, तो कंडीशन डिग्री ऑफ फ्रीडम से पे जो रेस्ट्रिक्शन अपन ने लगा दिए, दैट रेस्ट्रिक्शंस इज नोन एज कंस्ट्रेंट्स, वो विच रिड्यूसेस द डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम को क्या कर देते हैं, रिड्यूसेस कर देते हैं। यहां अपन ने सेंटर ऑफ मास फ्रेम में दोस्तों, सेंटर ऑफ मास जो पार्टिकलों का है उस पर अपन ने कंडीशन लगा दी कि ऑलवेज इज एट रेस्ट,
रेस्ट है तो इसका मतलब है उस पर कंडीशन लगा दी, देयरफॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम रिड्यूसेस इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो अपन ने मान लिया कि डिग्री ऑफ फ्रीडम रिड्यूस होगी सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, और लेबोरेटरी फ्रेम में डिग्री ऑफ फ्रीडम रिड्यूसेस नहीं होंगी। अपन ने केवल ये इनिशियली ये माना है कि प्रारंभ में, दैट इज बिफोर स्कैटरिंग, आफ्टर स्कैटरिंग नहीं है, बिफोर स्कैटरिंग टारगेट पार्टिकल इज एट रेस्ट। मोर डिग्री ऑफ फ्रीडम मोर चांस ऑफ एक्यूरेसी, की गलती होने के चांसेस हैं वो बहुत कम है, एक्यूरेट रिजल्ट आते हैं जब डिग्री ऑफ फ्रीडम मोर होते हैं तो। और ऑब्जर्वेशन विल बी डन इन लेबोरेटरी फ्रेम, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, ज्यादा है, और कैलकुलेशन सेंटर ऑफ मास फ्रेम में करते हैं क्योंकि यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, कम है। अब देखिए लेबोरेटरी फ्रेम और इसकी बात अपन कर रहे हैं डायग्रामेटिकली। कल अपनी ये यूनिट दोस्तों पूरी हो जाएगी। पीजी की जो क्वांटम मैकेनिक्स है, फर्स्ट ग्रेड का जो अपना सिलेबस है, वो नेक्स्ट एक क्लास इसकी और होगी। अब देखिए दोस्तों एल सिस्टम, एल सिस्टम का मतलब है लेबोरेटरी सिस्टम, ठीक है, लेबोरेटरी सिस्टम। यहां देखिए ध्यान से, ये एक कोई पार्टिकल है जिसका द्रव्यमान कितना है दोस्तों, m1 है, और ये v1 वेग से या vl मान सकते हैं, m1 v1 वेग से इधर ये मूव कर रहा है, ठीक है। और ये कोई दूसरा पार्टिकल है जो m2 जिसका द्रव्यमान है, और इसका v2 वेलोसिटी क्या है दोस्तों, 0 है। ये जो सारी हो रही है ये बिफोर स्कैटरिंग है या बिफोर कोलिजन मान सकते हो आप, ये बात क्या है, बिफोर कोलिजन है। और इसके बाद में क्या हुआ कि जैसे ये टकराएंगे तो ये इसका एक्स डायरेक्शन है, एक पार्टिकल इधर मूव कर जाएगा, अपन ने ये मान लिया, और दूसरा पार्टिकल दोस्तों इधर मूव कर जाएगा, ठीक है। और यहां से अपन मान सकते हैं कि ये जो पार्टिकल है ये m1 है, ये जो पार्टिकल है m2 है, अपन ने चांस माना है। और यहां से ये जो कोण है इसका, दैट इज थीटा एल, लेबोरेटरी फ्रेम के लिए पहले पार्टिकल ये 1 और ये थीटा एल दूसरे पार्टिकल के लिए 2, एक्स एक्सिस से कोण दोस्तों बना रहे हैं। और इस टाइम में इनके जो वेग हैं वो v डैश l1 पहले कण के लिए, और ये जो इसका वेग है दोस्तों क्या आ जाएगा, v डैश L2 दूसरे कण के लिए। ये बिफोर स्कैटरिंग है या बिफोर कोलिजन है, या ये आफ्टर कोलिजन दोस्तों, क्या है, आफ्टर कोलिजन या आफ्टर स्कैटरिंग, ठीक है। यहां से अपन देखें दोस्तों ध्यान से कि यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये एक पार्टिकल है तो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 3। यहां इस पार्टिकल के लिए भी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 3, और इन पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इसका मतलब यहां पर क्या हो गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 6 हो गई। क्या होगी, 6 होगी। अपन ये कह सकते हैं हियर, इन दोनों का हियर CM इज मूव, हियर CM इज मूव। यहां पर सेंटर ऑफ मास जैसे जैसे ये पास में जाएगा वैसे वैसे सेंटर ऑफ मास भी दोनों पार्टिकलों का क्या करेगा, मूव करेगा। तो 3 और 3 यहां पे क्या होगी, इसकी डिग्री क्या होगी, इसमें 3 हो गई है दोस्तों, ठीक है। ये तो किस में बात कर रहे हैं अपन, लेबोरेटरी सिस्टम में। अब देखो सेंटर ऑफ सिस्टम CM फ्रेम, ये डायग्राम अपन बना रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। हाँ, सेंटर ऑफ मास में एक पार्टिकल ये m1 ये इधर मूव कर रहा है, दूसरा पार्टिकल ये m2 ये इधर मूव कर रहा है। दोनों आमने सामने से क्या कर रहे हैं दोस्तों, मूव कर रहे हैं। इसकी वेलोसिटी vc1 है, इसकी वेलोसिटी vc2 है, ठीक है। और जैसे ये कोलिजन करेंगे तो ये मूव कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे अपन। ये अपन ने m1 बनाया है, ये तो मूव कर जाएगा इधर, ठीक है। ये m2 है, ये v2 इसका वेग है। और दूसरा अपन ने क्या बनाया दोस्तों, ये m2 है, ये मूव कर जाएगा, ये तो मूव करेगा इधर, और ये मूव कर जाएगा इधर, ठीक है। और यहाँ भाई आमने सामने से मूव कर रहे हैं, ये m2 है, ये v2 है इधर। तो यहाँ सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट, अपन मानेंगे सेंटर ऑफ मास, हियर सेंटर ऑफ मास CM इज एट रेस्ट, हमेशा क्या है, रेस्ट में, ठीक है। यहां से यदि ये कोण दोस्तों थीटा माना अपन ने, थीटा C, क्योंकि सेंटर ऑफ मास फ्रेम है, तो अब केवल अपन को इसी कण की इंफॉर्मेशन अपन को चाहिए,
ठीक है ना। इसके लिए अपन क्या करते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है दोस्तों, 3। तो अब इसके लिए यदि डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है तो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों आमने सामने मूव कर रहे हैं। आमने सामने इसलिए मूव कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि अपन ने सेंटर ऑफ मास रेस्ट में माना है, तो आफ्टर कोलिजन, ये बात है बिफोर कोलिजन या बिफोर स्कैटरिंग, और ये बात है आफ्टर कोलिजन। ठीक है दोस्तों, तो अब ये दोनों विपरीत डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो ये पूरा कोण यहां से ये पूरा कोण अपन माने तो 180 डिग्री, इतना इतना अपन ने थीटा सी मान लिया, तो बचा हुआ कोण कितना है, पाई माइनस थीटा सी, अपन ये मान के चलेंगे। यदि इसकी इंफॉर्मेशन अपने पास में, इस कण की इंफॉर्मेशन अपने पास में है, तो इसकी अपने पास में ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन दोस्तों है। ये जो है ये लेबोरेटरी सिस्टम है और ये सेंटर ऑफ मास फ्रेम सिस्टम। अब अपन यहां से ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और कैलकुलेशन अपन इसमें से करेंगे। ठीक है, अब अपन जैसे एक डायग्राम में और आपको एक्सप्लेन करता हूं। सेंटर ऑफ मास अपन जानते हैं कक्षा 11 से, सेंटर ऑफ मास अपन जानते हैं सीएम। क्या होता है भाई, आरसीएम, दो पार्टिकलों के लिए आर बराबर आपको याद हो तो m1 r1 प्लस m2 r2 बटे r1 प्लस r2, ये दो कणों का सेंटर ऑफ मास। ठीक है, इसके लिए अपन वेलोसिटी अभी निकालेंगे, वेलोसिटी निकल जाएगी, इसका अपन क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। ठीक है, डायग्राम समझ में आ गया होगा कि सेंटर ऑफ मास में डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसकी यदि अपन को इन्फॉर्मेशन पता है तो अपन को पता है कि दूसरा कण कहाँ, इससे पाई माइनस थीटा सी पे कोण पर है, क्योंकि यदि ये कोण अपन को पता है इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो इसकी इन्फॉर्मेशन अपने पास में होगी। इधर m2 हो सकता है, इधर m1 हो सकता है, ये चांस की बात है कौन सा किधर है। ये जो घटना घटित हो रही है ये बिफोर आफ्टर कोलिजन है और ये बिफोर कोलिजन है सेंटर ऑफ मास में, और यहाँ ये जो इंफॉर्मेशन है ये बिफोर कोलिजन है, और ये दोस्तों क्या है, आफ्टर कोलिजन अपने पास में है। ठीक है, यहां से ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो मैं एक डायग्राम आपको और बना देता हूं कि आपको याद हो। तो अपन ने मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर की मैकेनिक्स में, कि अपने पास में कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक अपने पास में लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और दूसरा अपने पास में क्या है दोस्तों, सेंटर ऑफ मास फ्रेम रेफरेंस। ये हो गया, और ये अपन ने ये मान लिया कि भाई ये सेंटर ऑफ मास फ्रेम है और यहाँ कोई पार्टिकल है, यहाँ से इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, पोजीशन है, वो अपन मान लेते हैं RL लेबोरेटरी फ्रेम में दोस्तों, या RL1 एक कण है, और यहाँ से इसकी इंफॉर्मेशन है वो क्या है, RC1 हो गया। ये सेंटर ऑफ मास फ्रेम है, ये लेबोरेटरी फ्रेम है, ये मूल बिंदु O है, ये L फ्रेम है, ये C फ्रेम है। ठीक है, ये X डैश O डैश Y डैश है, और यहाँ से ये दोनों फ्रेमों के बीच की जो दूरी है दोस्तों वो कितनी है, R है। इसमें अपन ने ये तीर का निशान लगा दिया, ये तीर का निशान लगा दिया। अब सदिशों को जोड़ने के त्रिभुज नियम से, यानी ये और ये विपरीत क्रम में ये, यानी RL1 बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, R कैपिटल R, और प्लस क्या लिख सकते हैं, RC1। ठीक है, और यहाँ से इसकी यदि अपन क्या कर दें, अवकलन कर दें, ये पोजीशन आ गई अपने पास में, अवकलन कर दें तो ये क्या हो जाएगा, VL1 बराबर VCM सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी प्लस क्या आ जाएगा दोस्तों, VC1। ये अपन को पता है, यानी ये जो ऑब्जर्वेशन अपन कर रहे हैं ऐसा मान के कर रहे हैं कि यहाँ ये कोई पार्टिकल है m1 मास का, और इसकी पोजीशन वेक्टर है वो XOY, यानी ये मूल बिंदु के कोरस्पॉन्डिंग RL1 है, लेबोरेटरी फ्रेम है, ये लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और इस सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। यहाँ कोई पार्टिकल है जिसकी पोजीशन वेक्टर ये है, और O डैश के बीच की दूरी ये है। अपन ने सदिशों को जोड़ने के त्रिभुज नियम से अपन ने ये निकाल लिया, VL1 बराबर VCM प्लस VC1। अब दोस्तों अपन x अक्ष दिशा में कोणीय संवेग के नियम से या रेखीय संवेग x डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ लगाएंगे। अपन को कोलिजन में पता है कि कोलिजन यदि इलास्टिक है तो लीनियर मोमेंटम, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, और इनलास्टिक है तो लीनियर मोमेंटम और टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। अब इसमें अपन क्या लगाएंगे दोस्तों, लीनियर कंजर्वेशन लॉ। तो यहां से अपन वेलोसिटी निकालेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्योंकि दूसरा कण तो रेस्ट में है ना, तो VCM बराबर क्या हो जाएगा, m1 VL1 बटे m1 प्लस m2। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हो जाएगी VCM बराबर m1 VL1 m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में तो
वेलोसिटी है ही नहीं, वहाँ तो रेस्ट में है, और ये आपको ये यहाँ से है। अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि अपन को डायरेक्ट ही याद रखना है। ये डायग्राम आप अपने दिमाग में पिक्चर बना लो, हो सकता है कि अपन को आगे भी काम में आए। मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से। VCM आ गया अपने पास में m1v L1 का मतलब है लेबोरेटरी फ्रेम में पहले पार्टिकल का वेलोसिटी, ये रही VL1। यहाँ पर ने क्या माना है, VL1 माना है, और m1 प्लस m2 VL1, ये VL2 रेस्ट में है, ठीक है। यहाँ से हो गया। अब देखो, जब अपन बात करते हैं कि यहाँ से लीनियर मोमेंटम अपन बात करते हैं x अक्ष दिशा में, y अक्ष दिशा में, और जैसे ही अपन इसको डिवाइड करते हैं तो दोस्तों ये फॉर्मूला अपन को रटना है। थीटा L1 बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा C1 अपॉन टेन कोस थीटा C और प्लस VCM बटे V डेस C1। ये लेबोरेटरी फ्रेम में ये कोण है टेन थीटा L1 या साइन थीटा, या इसका सबस्क्रिप्ट है वो खत्म कर दो, तो टेन थीटा L बराबर साइन थीटा C बटे कोस थीटा C प्लस VCM प्लस V डेस C1, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसकी वैल्यू अपन ऑन अप्लाइंग, ये जेटली की बुक से है, जेटली की बुक से अपन को ये फॉर्मूला अपन को चाहिए है, इसलिए मैंने पूरा कंजर्वेशन लाल नहीं लगाया है, क्योंकि अपन को डेरिवेशन से मतलब नहीं है, अपन कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से अपन टेन थीटा L1 बराबर साइन थीटा C कोस थीटा C प्लस VCM ऑन अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन एंड लीनियर मोमेंटम एंड लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन VCM बटे V डेस C1 बराबर दोस्तों कितना आएगा, m1 m2। कई बार इसको गामा से भी डिनोट करते हैं, ये ध्यान आपको रखना है। तो यहां से टेन थीटा L1 बराबर क्या होगा, साइन थीटा C1 बटे कोस थीटा C1 और प्लस m1 बटे m2, ये भी आ जाता है। कई बार m1 प्लस m1 अपॉन m2 की जगह दोस्तों क्या आ जाता है, गामा आ जाता है। ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है। टेन थीटा L1 बराबर साइन थीटा C1 बटे कोस थीटा C1 प्लस m1 बटे m2, ठीक है। m1 m2 पार्टिकल का द्रव्यमान। अब अपन बात करेंगे रिलेशन बिटवीन क्रॉस सेक्शन। ये आ गया रिलेशन बिटवीन क्रॉस सेक्शन इन L सिस्टम एंड इन सेंटर ऑफ मास सिस्टम, ठीक है दोस्तों। रिलेशन बिटवीन क्रॉस सेक्शन इन L सिस्टम एंड इन लेबोरेटरी फोर्स सिस्टम। तो अपन जानते हैं क्रॉस सिस्टम d सिग्मा अपॉन d ओमेगा, ये तो क्या है, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन किस में, लेबोरेटरी फ्रेम में, और d ओमेगा L बराबर d ओमेगा अपॉन d सिग्मा अपॉन d ओमेगा, ये सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, और d ओमेगा c, ठीक है दोस्तों, ठीक है। यहां से इंप्लाइज दैट d सिग्मा अपॉन d ओमेगा L बराबर ये भाग लग जाएगा, तो d सिग्मा अपॉन d ओमेगा ये c, और d ओमेगा c को दोस्तों अपन ने आपको याद हो तो एरिया अपन ने कैलकुलेट किया था, तो क्या लिखा था, साइन थीटा कि r टेंस टू डिटेक्टर बहुत इन्फिनिटी पे है, तो एरिया r की डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। तो इसके लिए अपन ने d ओमेगा c को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा c d थीटा c और d फाई c बटे, ठीक है, ये d ओमेगा l इसके नीचे जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन थीटा l d थीटा l और d फाई l, क्या हो जाएगा, d फाई l एंड d फाई, ये c सेंटर, c का मतलब है सेंटर ऑफ मास फ्रेम, यहां से d ओमेगा c, d ओमेगा सॉलिड एंगल साइन थीटा d फाई, आपको याद हो तो कल अपन ने डिस्कस किया था। एरिया यहां से देखो दोस्तों, फॉर बीम, जो बीम आ रही है, फॉर बीम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, फॉर बीम देयर इज सिलेंड्रिकल
सिलेंड्रिकल सिमेट्री है, बीम जो आ रही है, पार्टिकल जो आ रहे हैं उनकी सिलेंड्रिकल सिमेट्री अपन मान रहे हैं, तो अपन क्या कर रहे हैं दोस्तों कि डी फाई सी बराबर डी फाई एल, ये वाला एंगल ये कट जाएंगे, तो अपने पास में क्या जाएगा दोस्तों, इंप्लाइज दैट डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा इन लेबोरेटरी फ्रेम बराबर क्या जाएगा, डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा इंटू सेंटर ऑफ मास फ्रेम, और साइन थीटा सी डी थीटा सी बटे क्या जाएगा, साइन थीटा एल डी थीटा एल, ये अपने पास में आ जाएगा। ठीक है, अब अपन जानते हैं, वी फॉर्मूला निकाला अपन ने ये, तो टेन थीटा बराबर लंब बटे लाल बटे कक्का से, टेन थीटा लाल बटे कक्का से लंब बटे आधार। तो अपन एक राइट एंगल त्रिभुज ले लेते हैं, यहां से देखो टेन थीटा सी बराबर मैंने उसको लिख लिया साइन टेन थीटा एल बराबर साइन थीटा सी बटे कोस थीटा सी प्लस m1 बटे m2, ये आ गया। तो ये तो क्या हो गया इसमें लंब, और ये क्या हो गया दोस्तों इसमें आधार, एक तो हो गया लंब और दूसरा क्या हो गया दोस्तों आधार। ठीक है, तो यहां से अपन एक ट्राइंगल बना लें। ठीक है, तो ये कौन क्या मान लें अपन, थीटा एल मान लिया, लंब कितना साइन थीटा सी, तो ये लो साइन थीटा सी बटे ये क्या हो गया कोस थीटा सी प्लस m1 बटे m2। तो आपको पता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या है कर्ण स्क्वायर, तो यहां से कर्ण स्क्वायर को मैं लिख देता हूं दोस्तों, ये होगा 1 प्लस m1 अपॉन m2 का होल स्क्वायर 2ab है ना, प्लस 2m1 m2 कोस थीटा सी, ये हो गया इसका कर्ण। समझ में आ गई बात, ये तो हो गया लंब, ये हो गया आधार, और ये क्या हो गया इसका कर्ण हो गया। तो अब अपन को यदि क्या निकालना चाहें कि वही साइन थीटा सी डी थीटा सी है अपने पास में, क्या है साइन थीटा सी डी थीटा सी है, और ये नीचे साइन थीटा एल क्या है डी थीटा एल है, तो कोस थीटा सी देखिए यहां से कोस थीटा सी लाल बटे कक्का से कोस थीटा सी अपन निकाल लेंगे, तो यहां से कोस थीटा सी दोस्तों कोस थीटा सी लाल बटे कक्का से आधार बटे कर्ण, कोस थीटा सी बराबर क्या हो जाए आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है ये रहा, कर्ण कितना है ये रहा, तो क्या हो गया कोस थीटा सी प्लस m1 बटे m2 और बटे अंडर द रूट 1 प्लस m1 बटे m2 का होल स्क्वायर प्लस 2 m1 बटे m2 और कोस थीटा सी 2m1 m2 बटे कोस थीटा सी, ये 2 है। ठीक है दोस्तों, तो देन डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा और इंटू एल। ठीक है, ये अब डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा सी, ये तो ऐसा कैसा पड़ेगा ना, तो और साइन थीटा सी, इसका अपन क्या करेंगे दोस्तों दोनों तरफ अवकलन करेंगे, वही अवकलन कर देंगे, सॉरी समाकलन कर देंगे इसका खुद का, तो अपने पास में क्या आ जाएगा साइन थीटा सी डी थीटा सी। तो अपन तो डायरेक्ट ही फॉर्मूला लिख लेते हैं, डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा सेंटर ऑफ मास फ्रेम, और ये आ जाएगा 1 प्लस m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर प्लस 2m1 m2 कोस थीटा सी की घात 3 बटे 2 बटे क्या आ जाएगा 1 प्लस m1 बटे m2 कोस थीटा सी, ये आपको देखना है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना आपको, डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा एल डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा सी 1 प्लस m1 अपॉन m2 का होल स्क्वायर प्लस 2 m1 बटे m2 कोस थीटा सी 1 प्लस m1 m2 कोस थीटा सी। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। यहां अपन उसका क्या कर देंगे समाकलन कर देंगे दोनों तरफ, उसका समाकलन। ठीक है, वो एक एल के सापेक्ष और दूसरा उसके सापेक्ष। ठीक है, अब दोस्तों देखिए नेक्स्ट, समझ में आ रही होंगी बातें। अब अपन रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी इन एल फ्रेम
एंड CM फ्रेम, इन L फ्रेम एंड सेंटर ऑफ मास फ्रेम वेलोसिटी। तो देखो VCM मैंने बताया था, VCM इक्वल्स टू क्या है, M1 V1L बटे M1 प्लस M2, ठीक है। V1L बराबर क्या था, VCM प्लस V1C, ठीक है। तो यहां से V1C बराबर क्या हो गया दोस्तों, VCM V1L, इसको इधर पक्षांतरण कर देंगे तो V1L माइनस VCM, ठीक है। इंप्लाइज दैट V1L माइनस VCM कितना, M1 V1L बटे M1 प्लस M2। यहां से इसको सोल्व करोगे तो V1C बराबर क्या आ जाएगा, एक कट जाएगी टर्म, तो ये क्या आ जाएगा भाई, M2 V1L बटे M1 प्लस M2, ठीक है। और यहां से V1L निकालोगे लेबोरेटरी फ्रेम में तो ये क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2 बटे M2 और इंटू V1C, ये आ जाएगा। मोमेंटम, ये वेग आ गया तो मोमेंटम M1 की मल्टीप्लाई कर दें तो मोमेंटम तो क्या हो गया, P1L बराबर M1 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं मोमेंटम में, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, M1 प्लस M2 बटे M2, तो ये M की मल्टीप्लाई करते हैं P1L, यहाँ M1 की मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या हो जाएगा P1C, ये आ गया मोमेंटम, P1C हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी अपन जानते हैं P²/2m होता है, काइनेटिक T से भी डिनोट करते हैं तो P²/2m। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी अपन बात करें तो P1L² बटे 2m, M1 लेबोरेटरी फ्रेम बटे ये P ये अपने पास में है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर बटे या M2, इसमें ब्रैकेट में ऐसे ही ले लो पूरा का पूरा ही, M1 प्लस M2 बटे M2 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा P1C का स्क्वायर बटे 2m1, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी है, तो ये क्या हो गया T1L लेबोरेटरी फ्रेम में बटे M1 बटे M2 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया T1C, ये काइनेटिक एनर्जी, ये सेंटर ऑफ मास फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी होगी, और ये इसमें दोस्तों हो गई, ठीक है। तो यहां से अपन बात करें काइनेटिक एनर्जी ऑफ टोटल सिस्टम इन लेबोरेटरी फ्रेम इन L फ्रेम, क्या है भाई T1L बराबर, दूसरा पार्टिकल तो रेस्ट में है, तो पहले पार्टिकल क्या हो गया 1/2 M1 और क्या हो गया V1L का स्क्वायर, और तो यहां से ये क्या हो गया बराबर P1L² 2m1 और बराबर क्या हो गया T1L। काइनेटिक एनर्जी पहले कण के लिए ही होगी, यानी लेबोरेटरी फ्रेम में जो काइनेटिक एनर्जी है वो पहले कण की ही काइनेटिक एनर्जी होगी। और इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम में तो दोनों फ्रेम मूव कर रहे हैं, तो TC इक्वल्स टू क्या है 1/2 M1 V1C² प्लस 1/2 M2 V2C², यानी TC बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों T1C, TC बराबर क्या हो जाएगा T1C। तो T1L यहां से क्या आ जाएगा अपने पास में, T1L बराबर अपन ने निकाल लिया M1 M2 हाँ, तो TC इक्वल्स टू T1C आ जाएगा। तो T1L अपने पास में ये आ गया, इसको अपन को फॉर्मूले को याद रखेंगे। यहाँ तक ये अपने पास में जेटली में है, ये वाली जो कैलकुलेशन है दोस्तों ये अपन को मैकेनिक्स में भी मिल जाएगी, लेबोरेटरी फ्रेम और अपनी जो सेंटर ऑफ मास फ्रेम है उसमें भी ये फ्रेम आ जाएगी। ये पूरा इसमें है कि भाई उसमें दोनों कण मूव कर रहे हैं तो इसके टोटल काइनेटिक एनर्जी दोनों का सम हो जाएगी, और इसको अपन आगे भी इसको सॉल्व अपन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब अपन बात करते हैं अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला पूछ सकते हैं, इसके जस्ट tan θ L वाला पूछ सकते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड पूछ सकते हैं। और अब अपन बात करते हैं दोस्तों फेज शिफ्ट, पार्शियल वेव एंड फेज शिफ्ट।
पार्शियल वेव एंड फेज शिफ्ट। ये लेबोरेटरी फ्रेम और सेंटर ऑफ मास फ्रेम है। पार्शियल वेव एंड फेज शिफ्ट एनालिसिस। पार्शियल वेव एंड फेज शिफ्ट एनालिसिस। दोस्तों अपन वेव्स की बात कर रहे थे कि कल अपन ने प्लेन वेव की बात की थी, तो मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस करता हूँ कि ये कोई एक्स एक्सिस है अपने पास में और यहाँ से कोई प्लेन वेव मूव कर रही है ऐसे, ठीक है दोस्तों, प्लेन वेव मूव कर रही है और यहाँ अपने पास में क्या आ गया, कोई अट्रैक्टिव पोटेंशियल अपन ने लगा दिया। ये पोटेंशियल माइनस V0, अट्रैक्टिव पोटेंशियल माइनस V0 ही होता है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें वेव आएंगी, प्लेन वेव आएंगी, सुपरपोजिशन होगा, हो सकता है इंटरफेरेंस हो, तो बहुत सारी वेव ऐसे मतलब होके और इसमें इस हिसाब से एम्पलीट्यूड को किस हिसाब से क्रॉस कर जाएंगी, इस हिसाब से क्रॉस कर जाएंगी, ठीक है ना। किसके कारण कर जाएंगी कि भाई पोटेंशियल के कारण। अपन यहां लिखेंगे इन द इन्फ्लुएंस ऑफ पोटेंशियल, इन द इन्फ्लुएंस ऑफ पोटेंशियल, ठीक है दोस्तों। और यदि ये इन्फ्लुएंस कर गई, ये पहले क्रॉस कर गई, तो यहां इसके लिए डेल्टा एल इसका मान क्या होगा दोस्तों, ग्रेटर देन 0। पहले की तुलना में ये क्या कर गई इसको, ये तो देखो बाद में क्रॉस कर रहा है, ये इसको पहले ही क्रॉस कर गया क्योंकि सुपरपोजिशन होने के कारण बहुत सारी वेव्स इसमें आएंगी। पोटेंशियल है वो अट्रैक्टिव पोटेंशियल है, पीक इसकी हाई होगी। तो यहां से दोस्तों ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है इसको अपन कहते हैं ए, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस ए है इसको दोस्तों अपन बोलते हैं स्कैटरिंग, क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग लेंथ। क्या बोला जाता है, स्कैटरिंग लेंथ इसको बोला जाता है। और डेल्टा एल इज ग्रेटर देन 0 है तो स्कैटरिंग लेंथ डेल्टा एल अपॉन के इज ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। यहाँ ये अनुपात भी दोस्तों क्या होगा, डेल्टा एल अपॉन के इज ग्रेटर देन 0। और यहाँ से ये जो डेल्टा एल अपॉन के जो अनुपात है वो किसके इक्विवेलेंट होगा, -a के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। ये जो पोटेंशियल है, वो अट्रैक्टिव पोटेंशियल है। क्या है, अट्रैक्टिव पोटेंशियल -V0 है, ठीक है। विदाउट, ये जो डॉटेड जो लाइन आ रही है, ये विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ पोटेंशियल, ये डॉटेड वाली है विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ पोटेंशियल है। या इसको आप और अच्छे से बना सकते हो, तो इसको थोड़ा सा और आगे, जैसे मान लो जूम करके आप देखो तो इस हिसाब से आप बना सकते हो इसको, कि ये वेव है ऐसे, ठीक है, और ये अपन ने एक पोटेंशियल बना दिया ऐसे, और जैसे ये वाइब्रेशन होगी तो ये वेव इस हिसाब से, तो ये इसको पहले क्रॉस कर गया। कहने का मतलब ये है इसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा और ये इसको पहले क्रॉस कर जाएगा। ये जो पहले जो ये वाली जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज स्कैटरिंग लेंथ। ये अट्रैक्टिव पोटेंशियल के कारण डेल्टा एल जो फेज, ये जो अपन ने लिखा फेज शिफ्ट, जो वेव्स का अपना क्या है, ये डेल्टा एल क्या है दोस्तों, फेज शिफ्ट है, इसका मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। कहने का मतलब ये पहले क्रॉस कर रहा है ना, ये जो एम्पलीट्यूड है सुपरपोजिशन होने के कारण पहले क्रॉस करा, पहले क्रॉस, इसके लिए -a लिया है। क्या लिया है, -a। डेल्टा एल अपॉन के बराबर दोस्तों क्या है, -a है, और यहाँ पर a क्या है, स्कैटरिंग लेंथ, ठीक है ना। अब ये आप सोचोगे कि सर कहाँ से आया, ये जेटली की बुक से है। और यदि पोटेंशियल रिपल्सिव है, पोटेंशियल दोस्तों क्या है, रिपल्सिव पोटेंशियल है, तो मैं और बना रहा हूँ उसको, कि जैसे ये रिपल्सिव पोटेंशियल है, ठीक है, ये आ गया रिपल्सिव पोटेंशियल है, इसमें वेव ऐसे मूव कर रही है, ये अपनी पार्शियल वेव है, प्लेन वेव है, और रिपल्सिव पोटेंशियल है तो पोटेंशियल ऐसे क्या हो जाएगा, डिक्रीज, ऐसे पोटेंशियल ऐसे। तो यहाँ डेल्टा एल की वैल्यू क्या है, लेस देन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पर ये V0 है भाई, ये मूल बिंदुओं से इसकी हाइट है, ये जो पोटेंशियल है पॉजिटिव है तो ये रिपल्सिव पोटेंशियल है। तो यहाँ फेज शिफ्ट लेस देन 0 यानी 0 से कम है, और यहाँ फेज शिफ्ट क्या है, ग्रेटर देन 0। ये आपको ध्यान में रखना है। डेल्टा एल इसको अपन कहते हैं दोस्तों फेज शिफ्ट,
बस अपन को ये याद रखना है कि स्कैटरिंग क्या है कि वेव्स के प्लेन वेव के सुपरपोजिशन होने से यहाँ पर इंटरफेरेंस का फिनोमिना है। यदि ये इसको पहले क्रॉस कर जाएगा तो -a, और यदि ये बाद में क्रॉस कर रहा है, देखो मान लो ये तो यहाँ पर क्रॉस कर रहा है, ये बाद में क्रॉस कर रहा है, किसके कारण? ये जो वेव है वो किसके कारण है? ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ रिपल्सिव पोटेंशियल। ये किसके कारण है? रिपल्सिव पोटेंशियल के इन्फ्लुएंस के कारण ये वेव यहां से जा रही है। दोस्तों अब अपन फेज शिफ्ट की बात करेंगे। फेज शिफ्ट का फॉर्मूला लिखेंगे। बहुत स्पेशल जो वेव फंक्शन है, जैसे बेसल है, हर्माइटी है, वो लगा के अपन कैलकुलेशन कर रहे हैं, लेकिन अपना जो टारगेट है दोस्तों वो ये है कि अपन को केवल और केवल क्या करना है, इसके फॉर्मूले पे अटैक करना है। ठीक है, तो फेज शिफ्ट का मैं आपको फॉर्मूला एक लिखवा दे रहा हूं एक बार, कि प्लेन वेव को अपन को लिखना है आईटा के आर डॉट है। ठीक है, और ये होती है दोस्तों, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, L बराबर 0 टू इन्फिनिटी 2l+1 i की पावर l JL, स्पेशल फंक्शन है JL के आर, और यहां PL cos थीटा। ये क्या है? PL cos थीटा। ये प्लेन वेव है, और इसको लिखना है दिस इज वेव प्रोपागेशन इन जेड डायरेक्शन विद m बराबर 0। ये याद रखना है, ये प्रश्न आया हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ है। ये e टू द पावर आईटा के डॉट आर L बराबर 0 टू इन्फिनिटी 2l+1 i टू द पावर l JL के आर PL cos थीटा। ये आपको एकदम ऐसे वर्बली ध्यान में रखना है कि ये इतना होता है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन क्या आया हुआ है वो मैं लिख देता हूं। ये प्लेन वेव है। क्या है दोस्तों? प्लेन वेव। क्वेश्चन आया हुआ है, क्या है? e टू द पावर आईटा के आर डॉट आर इक्वल्स टू L बराबर 0 टू इन्फिनिटी। देखो L बराबर 0 का मतलब ये m बराबर 0 है, 2l+1 i टू द पावर l JL के आर PL cos थीटा। ठीक है, इक्वेशन रिप्रेजेंट्स, पहला ऑप्शन है दोस्तों, दिस वेव प्रोपागेटिंग इन जेड डायरेक्शन विद m नॉट इक्वल्स टू 0, कि जेड डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रही है। ठीक है, और m नॉट इक्वल्स टू 0। दूसरा क्या है? दिस वेव प्रोपागेटिंग in x डायरेक्शन विद m बराबर 0, ठीक है। तीसरा, द वेव रिप्रेजेंट्स द completely specified wave function in all direction। और चौथा ऑप्शन है दोस्तों, नन ऑफ दीज। यदि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, ये मैंने आपको इसलिए बताया कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन यदि आ गया तो आप इन तीनों में से कोई न कोई ऑप्शन टिक लगाओगे। जबकि मैंने आपको ये लिखवा दिया है कि दिस वेव इज प्रोपागेटिंग इन जेड डायरेक्शन एंड विद पोटेंशियल m बराबर 0। जब अपन इसका डेरिवेशन करके लाएंगे पीछे से, तब अपन को पता चलेगा कि m इक्वल्स टू 0 क्यों है। ठीक है, फिलहाल अपन को यह है कि दिस वेव प्रोपागेटिंग इन जेड डायरेक्शन विद m बराबर 0। तो दोस्तों इसका चौथा ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, ये अपनी प्लेन वेव आया, फेज शिफ्ट का फॉर्मूला मैं अभी लिखवाऊंगा 1 मिनट बाद में। दोस्तों देखिए कि अपने पास में जो स्कैटरिंग है वो 2 प्रकार की स्कैटरिंग है। कई बार तो क्वेश्चन यहीं से आ जाता है। स्कैटरिंग
एक जो स्कैटरिंग अपने पास में है वो है लो एनर्जी स्कैटरिंग। क्या है? लो एनर्जी, लो एनर्जी स्कैटरिंग है। और दूसरी अपने पास में स्कैटरिंग है वो हाई एनर्जी स्कैटरिंग है। इसको आप ध्यान में रखोगे, हाई एनर्जी स्कैटरिंग। जब पार्टिकल की जो एनर्जी है वो लेस देन 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, या पूछा गया प्रश्न है कि लो स्कैटरिंग के लिए एनर्जी का जो लेवल है वो लेस देन 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तब तो लो एनर्जी स्कैटरिंग होगी। और जब 10 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हो, तब कौन सी होगी? ये ऑर्डर पूछा हुआ है दोस्तों एग्जाम में। लेस देन लो एनर्जी स्कैटरिंग कब होगी? जब पार्टिकल की जो एनर्जी है वो 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या आप ये कह सकते हो लो एनर्जी स्कैटरिंग का ऑर्डर है 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम। ठीक है, लेस देन है, इक्वल्स टू नहीं है। और ये क्या है? ग्रेटर देन 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब ये हो रही है लो एनर्जी स्कैटरिंग होती है तो दोस्तों इसमें या तो L बराबर 0 की वैल्यू या L बराबर 1। ये सारे L के लिए पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब पूरे L के लिए पॉसिबल होता तो इसको पूरी वेव कहता, लेकिन ये कुछ L के लिए पॉसिबल है। तो ये जो स्कैटरिंग होगी दोस्तों, इसको अपन कहेंगे, इसका सॉल्यूशन अपन कहेंगे पार्शियल वेव एनालिसिस। क्या कहेंगे? पार्शियल वेव एनालिसिस। ठीक है, और L बराबर 0 के लिए इसको अपन कहेंगे S वेव। क्या कहेंगे? S वेव स्कैटरिंग। याद रखना आपको, क्या कहेंगे? S वेव स्कैटरिंग। और L बराबर 1, L बराबर 0 S के लिए होता है, और L बराबर 1 किसके लिए होता है? P। तो इसको L बराबर 1 के लिए अपन कहेंगे P वेव स्कैटरिंग। क्या कहेंगे? P वेव स्कैटरिंग। और इसमें क्या है? सारे L, जितने भी L पॉसिबल हैं वो सारे L हैं। तो इसको अपन जब सोल्व करेंगे हाई एनर्जी को, तो अपन लगाएंगे अप्रोक्सीमेशन मेथड। क्या लगाएंगे दोस्तों? अप्रोक्सीमेशन मेथड। ठीक है, और यहां स्कैटरिंग में अपन कौन सा अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज करते हैं? बॉन्ड अप्रोक्सीमेशन। कौन सा? बॉन्ड अप्रोक्सीमेशन, जो अपने सिलेबस में नहीं है, फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में नहीं है। यहां अपन कौन सा अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे? बोर अप्रोक्सीमेशन। तो अपने सिलेबस में केवल ये है। आपको ये छोटी छोटी मोटी मोटी बातें याद रखनी है कि स्कैटरिंग दो टाइप, एक तो लो एनर्जी स्कैटरिंग जिसमें एनर्जी 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो, L बराबर 0, L बराबर 1 है, सारी L बराबर 2 के लिए संभव नहीं है। इसका मतलब ये कुछ L के लिए मान के लिए ही संभव है, इसलिए अपन इसको पूरी नहीं कह सकते, इसलिए इसका नाम है पार्शियल वेव एनालिसिस। ठीक है, L बराबर 0 को अपन S वेव स्कैटरिंग कहेंगे, और L बराबर 1 को दोस्तों अपन क्या कहेंगे? P वेव स्कैटरिंग कहेंगे। और ये वाला क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए। अब दोस्तों देखो, फेज शिफ्ट, मैं एम्पलीट्यूड लिख रहा हूं जिसको अपन को याद रखना है। एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला जो आपको रटना है, जिसपे ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। फेज शिफ्ट F थीटा फाई इक्वल्स टू, आपको याद रखना है 1/k L बराबर 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, बहुत ध्यान से, 2L + 1 e टू द पावर आइटा डेल्टा L। डेल्टा L इसके सबस्क्रिप्शन में मल्टीप्लाई बराबर में नहीं है, साइन डेल्टा L और PL कोस थीटा। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। इसमें ये PL दोस्तों, ये पूरा एक स्पेशल फंक्शन है। साइन थीटा की जगह डेल्टा L है, e टू द पावर आइटा ऐसे है, डेल्टा ऐसे है, L इसके नीचे पैर में है, सबस्क्रिप्ट है, 2L + 1 अपने पास में है ही। तो इसको अपन F थीटा फाई बराबर 1/k। ठीक है, F थीटा फाई बराबर दोस्तों क्या है? 1/k L बराबर 0 से इंफिनिटी, 2L + 1 e टू द पावर आइटा डेल्टा L साइन डेल्टा L PL कोस थीटा। इसको अपन बोलते हैं स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड फॉर पार्शियल वेव। किसके लिए? पार्शियल वेव। इसको आप ध्यान से रखोगे। F थीटा फाई इक्वल्स टू 1/k L बराबर 0 टू इंफिनिटी, 2L + 1 e टू द पावर आइटा डेल्टा L I डेल L साइन डेल L PL कोस थीटा। क्या गया दोस्तों? PL कोस थीटा। यहां से अपन d सिग्मा अपॉन d ओमेगा निकाल रहे हैं, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन। तो कल अपन ने पढ़ा था फॉर्मूला d सिग्मा अपॉन d ओमेगा
एफ थीटा फाई का मॉडुलस स्क्वायर, और मॉडुलस का मतलब दोस्तों क्या है, एफ स्टार थीटा फाई इंटू एफ थीटा फाई। ठीक है, तो यहां से अपने पास में आ गया, और एफ थीटा फाई अपन लिख देंगे, लिखने की अपन को जरूरी नहीं है, अपन डायरेक्ट याद रखेंगे। टोटल स्कैटरिंग, टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन को लिखेंगे अपन सिग्मा टोटल। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन कल अपन ने पढ़ा था, डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा और इंटू डी ओमेगा। ठीक है, इसको अपन सोल्व करें तो सिग्मा टोटल बराबर लिमिट लगाई थी, ठीक है, और डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा साइन थीटा डी फाई, साइन थीटा डी थीटा और डी फाई, और ये 0 से 2 पाई और ये माइनस पाई से प्लस पाई, ये अपन ने लिखा, सॉरी 0 से पाई, सॉरी 0 से पाई। देखो डी सिग्मा, अब इसको एफ थीटा फाई स्टार करेंगे इसका, फिर इसका एफ थीटा फाई करेंगे, उस जो आएगा उसको यहां रखेंगे अपन डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा की जगह। लेकिन अपन इतना नहीं कर रहे, मैं आपको सिंपल ये बता रहा हूं कि भाई इसको अपन ये लिख सकते हैं, फिर टोटल क्रॉस सेक्शन सिग्मा टोटल डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा ऐसे लिख सकते हैं। डी ओमेगा को अपन ने क्या लिखा, साइन थीटा डी फाई, फाई की लिमिट 0 से 2 पाई है और 0 से इसको पाई है। और एक इसका सॉल्यूशन देखो, पाई केवल अकेला डिपेंडेंसी है तो 2 पाई, और इसको अपन लिख सकते हैं दोस्तों -1 से +1, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, और डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा, और यहां ये डी कोस थीटा, ये बात समझनी है इंपॉर्टेंट। डी कोस थीटा क्यों, क्योंकि देखो अवकलन इसका करोगे डी कोस थीटा का, तो डी कोस थीटा का साइन थीटा डी थीटा, तो अब अपने पास में जो ये इंटीग्रेशन आएगा दोस्तों, ये जो टर्म आएगी उसका अपन समाकलन करेंगे कोस थीटा के सापेक्ष। ऐसा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, मैं आपको बताऊंगा आज ही। ये लिमिट है, ये तो 2 पाई की 2 पाई, डी फाई तो ये तो 2 पाई पे लग गई तो 2 पाई आ गया भाई, इसका समाकलन क्या हो गया, डी फाई का फाई हो गया, लिमिट रखेंगे 0 से 2 पाई तो 2 पाई आ गया, प्लस 0 से पाई डी सिग्मा, और इसको जैसे आप सोल्व करोगे तो मैंने इसको लिख दिया डी ब्रैकेट कोस थीटा और लिमिट लगा दी -1 से +1। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे, अभी काम में लेंगे इसको, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सिग्मा टोटल। अभी ये आया नहीं है, ये एक इसका रूप है। अब अपन जो याद करने वाले हैं, सिग्मा टोटल अपने पास में आएगा, ये पूरा लिखने के बाद में, पूरा माथापची करने के बाद में आएगा, ये जो आपको याद रखना है 4 पाई अपॉन के स्क्वायर, एल बराबर 0 टू इंफिनिटी 2l+1, ठीक है, और साइन स्क्वायर डेल्टा एल। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन आ गया। क्या आ गया दोस्तों, ये -1 से +1 डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा। मैं फिर से बता रहा हूं, ये एम्पलीट्यूड है, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड फॉर पार्शियल वेव, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा ये ऐसे अपन निकालेंगे, आप इससे मतलब नहीं है, और यदि आप इसको देखना चाहो तो आप मेरे को बता देना, मैं आपको अलग से पूरा सोल्व करके बता दूंगा, मेरे पास में किया हुआ है। ये अपन ने लगा दिया, ये लगा दिया, टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन की इसका इससे फिलहाल कोई मतलब नहीं है, ये डेफिनेशन है, लिमिट लगा दी अपन ने, डी ओमेगा की वैल्यू रख दी, साइन थीटा डी फाई 0 से कोई, ये आ गया, ये इसका एक रूप है। यहाँ डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा की जो यहाँ से जो वैल्यू आएगी दोस्तों, वो यहाँ अपन पुट करेंगे और सोल्व करेंगे, तो अपने पास में फॉर्मूला क्या आ जाएगा, सिग्मा टोटल बराबर 4 पाई के स्क्वायर, एल बराबर 0 टू इन्फिनिटी 2l+1 साइन स्क्वायर डेल्टा एल। इस फॉर्मूले को आपको रटना है। यहां से सिग्मा टोटल है वो के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है, 2l+1 के समानुपाती है। ध्यान रखना, ये फॉर्मूला काम में लेंगे अपन, 2l+1 न्यूक्लियर फिजिक्स में भी सेल मॉडल में ये काम में आता है, 2l+1 सिग्मा टोटल 4 पाई अपॉन के स्क्वायर, एल बराबर 0 टू इन्फिनिटी 2l+1 और साइन स्क्वायर दोस्तों क्या है, डेल्टा एल। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना। सिग्मा टोटल बराबर 4 पाई के स्क्वायर, एल बराबर 0 2l+1 साइन स्क्वायर डेल्टा एल, ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए दोस्तों, इन फॉरवर्ड स्कैटरिंग, देखो अपने पास में कल अपन ने पार्शियल ये आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आता है परीक्षा में, पूछा गया बहुत बार, साइन स्क्वायर डेल्टा एल। अब देखो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये मैं मिटा दे रहा हूं एक बार, कि कल आपको पता ही है कि ऐसे कोई पार्टिकल था
और उस पर प्लेन वेव इंसिडेंट हो रहे थे। ये दोस्तों फॉरवर्ड डायरेक्शन है और ऐसे अपन ने एक एंगल पे ये थीटा था और ये डी ओमेगा था, ये स्कैटरिंग पार्टिकल, ऐसे अपने पास में सिचुएशन थी। इसको अपन मान लेते हैं ऑप्टिकल, क्या मान लेते हैं, ऑप्टिकल मीडियम। ऑप्टिकल मीडियम का दोस्तों मतलब क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो यहां फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब मैं बात लिख रहा हूं, इन फॉरवर्ड स्कैटरिंग, इन फॉरवर्ड स्कैटरिंग थीटा बराबर कितना होगा दोस्तों, 0 डिग्री। क्या होगा फॉरवर्ड स्कैटरिंग में, थीटा बराबर 0। यहां पर ने जो पार्टिकल माना है ये ऑप्टिकल मीडियम माना है, यानी ट्रांसपेरेंट मीडियम माना है। यानी आप ऑप्टिकल मीडियम को ग्लास मान सकते हो जिसमें आर पार अपन देख सकें। फॉरवर्ड स्कैटरिंग के लिए थीटा बराबर क्या है दोस्तों, 0 है, थीटा बराबर 0। तो अपन ने जो लिखा था एफ थीटा फाई का फॉर्मूला, उसमें अपन थीटा बराबर 0 पुट करेंगे तो अपने पास में एफ थीटा क्या आएगा, एफ थीटा इक्वल्स टू आएगा अपने पास में 1/k एल बराबर 0 टू इन्फिनिटी। अभी जो मैंने यहां से मिटाया उसमें पुट करेंगे, क्या आ जाएगा 2l+1 e टू द पावर आइटा डेल्टा एल और साइन डेल्टा एल, और थीटा बराबर यानी PL cos 0, तो ये वैल्यू देगा अपन को 1। वहां PL cos 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 1 होती है। अपने पास में ये आ गया, ठीक है। अब अपन ध्यान से देखें कि थीटा बराबर 0 ये आ गया अपना इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड स्कैटरिंग। अब दोस्तों अपन बात करें कि पोटेंशियल की, कल भी मैंने बताया था कि स्कैटरिंग में अपन को रियल ही पोटेंशियल लेना है, इमेजिनरी पोटेंशियल लेना ही नहीं है, ठीक है। तो अब अपन इसको e टू द पावर आइटा डेल्टा एल को, यदि अपन e टू द पावर आइटा थीटा, आपको याद हो तो कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा है, आइलर थ्योरम। तो यहाँ से e टू द पावर आइटा डेल्टा एल को अपन क्या लिख सकते हैं, कोस डेल्टा एल प्लस आइटा साइन डेल्टा एल लिख सकते हैं। और इसका इमेजिनरी पार्ट थीटा बराबर 0 हो गया, थीटा बराबर 0, तो ये थीटा बराबर 0, ठीक है दोस्तों। इसका इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट तो क्या है, स्कैटरिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो अपन ये कह सकते हैं कि थीटा बराबर 0 डायरेक्शन देयर इज नो, यानी वो सीधे के सीधे कण क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। तो वो कौन सा है, रियल तो क्या हो जाएगा, स्कैटर्ड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इमेजिनरी पार्ट तो देखो दोस्तों, यहां पर देखोगे आप कोस डेल्टा एल प्लस आइटा साइन डेल्टा एल, तो आइटा साइन डेल्टा एल दोनों मल्टीप्लाई होंगे, यहां लिखोगे तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, डेल्टा एल। तो यहां से देखो इमेजिनरी F0 इमेजिनरी ले रहे हैं इसका, क्योंकि वो नॉन स्कैटर्ड है, बाकी तो रियल पार्ट तो क्या हो गया इसका, स्कैटर्ड हो गया, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है ना। तो यहां से ये क्या आ गया 1/k, ठीक है, L बराबर 0 टू इन्फिनिटी 2l+1, और क्या आ जाएगा दोस्तों, आइटा आइटा साइन स्क्वायर डेल्टा एल, साइन स्क्वायर डेल्टा एल क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर डेल्टा एल। और यहां से सिग्मा टोटल की वैल्यू अपने पास में है, सिग्मा टोटल को देखो ध्यान से, तो सिग्मा टोटल में ये वैल्यू पुट करेंगे तो 4π/k², और ये दोस्तों क्या हो जाएगा, इमेजिनरी F0। ये एक बहुत बढ़िया रिलेशन निकल के आ गया। दिस रिलेशन इज नोन एज ऑप्टिकल थ्योरम। क्या है, ऑप्टिकल थ्योरम। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि ऑप्टिकल फॉर्म क्या है, तो सिग्मा टोटल बराबर 4π/k इमेजिनरी F0। यहां k² नहीं आएगा दोस्तों, k ओनली k, इस बात का आप ध्यान रखोगे। सिग्मा टोटल बराबर 4π/k इमेजिनरी F थीटा बराबर 0, या यहां ये भी लिखा आ सकता है सिग्मा टोटल 4π/k इमेजिनरी या काल्पनिक F थीटा बराबर 0 डिग्री, ये भी लिखा है। तो इसको अपन कहते हैं ऑप्टिकल थ्योरम कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, ऑप्टिकल थ्योरम। और जो आया था सिग्मा टी टोटल, वो क्या है, पार्शियल क्रॉस सेक्शन। वो क्या है, पार्शियल क्रॉस सेक्शन, क्योंकि अपन पार्शियल वेव एनालिसिस की बात कर रहे हैं। सिग्मा टोटल बराबर 4π/k इमेजिनरी F थीटा बराबर 0, इसको अपन कहते हैं ऑप्टिकल थ्योरम। और यहां से अपन लिखेंगे क्या कि इफ थीटा बराबर 0 डिग्री डायरेक्शन,
कि थीटा की फॉरवर्ड डायरेक्शन है, ठीक है, देन नो डिफ्लेक्शन, किसी प्रकार का कोई स्कैटरिंग नहीं होगी, नो डिफ्लेक्शन यानी नो कॉन्ट्रीब्यूशन इन स्कैटरिंग, यानी पार्टिकल जो स्कैटर्ड नहीं हो रहे उनको अपन ने क्या कर दिया, अलग कर दिया, ट्रांसपेरेंट मीडियम अपन ने लगा दिया कि उसमें से पार्टिकल क्या हो गए, स्कैटर्ड हो गए हैं। इमेजिनरी F0 का मतलब क्या है, यहां पर इमेजिनरी F0 इसका मतलब क्या है दोस्तों, मीन्स द पार्टिकल, क्योंकि ये तो एम्पलीट्यूड ही तो है, द पार्टिकल विच आर नॉट गोइंग इन थीटा बराबर 0 डायरेक्शन, दैट इज नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल, मीन्स द पार्टिकल विच आर नॉट गोइंग इन थीटा बराबर 0 डायरेक्शन, कि इसमें ये नहीं चलेंगे, पता नहीं काल्पनिक है, दैट इज नो स्कैटर्ड पार्टिकल्स, ठीक है। और ये इक्वेशन क्या शो करती है, दिस इक्वेशन शोज द कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दिस इक्वेशन शोज, कौन सी, ये वाली, दिस इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इक्वेशन शोज कंजर्वेशन ऑफ पार्टिकल फ्लक्स, किसको शो कर रहा है, पार्टिकल फ्लक्स को शो कर रहा है, कंजर्वेशन ऑफ पार्टिकल फ्लक्स अनस्कैटर्ड, पार्टिकल फ्लक्स का मतलब क्या है, अनस्कैटर्ड प्लस स्कैटर्ड पार्टिकल, अनस्कैटर्ड प्लस स्कैटर्ड पार्टिकल्स बराबर इंसिडेंट पार्टिकल, स्कैटर्ड प्लस अनस्कैटर्ड प्लस इंसिडेंट, ये क्या हो गया, इंसिडेंट पार्टिकल हो गया। तो ये से ये वाली अपन को चीज़ें याद रखनी है, 4 फॉर्मूले मैंने लिखा है जो आपको याद रखना है, ये ऑप्टिकल थ्योरम है, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, सिग्मा टोटल बराबर इमेजिनरी F0, तो पीजी में से अपन देखें तो सीधे सीधे पढ़ते ही टिक लगाने वाले होते हैं, तो इसमें यदि कोई बच्चा गलती करता है तो वो अपन सारे कंपिटिटर बच्चों से पिछड़ जाते हैं, इसलिए पीजी को आप विशेष ध्यान दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप एक दिन पूरा यदि पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो एक दिन में आप पूरा पढ़ सकते हो, इतना ही ये पीजी का सिलेबस है, सुबह से लेकर, या 2 दिन मान लो, 3 दिन मान लो, लेकिन 1 वीक से ज़्यादा का सिलेबस नहीं है यदि आदमी खुद पढ़ने बैठे तो, ये फॉर्मूले अपन को ध्यान में रखने हैं। अब दोस्तों कल अपन ने पढ़ा था उस पर एक प्रॉब्लम जो मैंने जाते जाते डिस्कस की थी, अभी मैं और बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन है प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ए फ्री पार्टिकल described by a plane wave, a free particle described by a plane wave and moving in the positive z direction, undergoes scattering by a potential अपन को दे रखा है VR इक्वल्स टू V0 इफ R लेस देन इक्वल्स टू कैपिटल R, और बराबर 0 इफ R इज ग्रेटर देन R, ठीक है। इफ क्वेश्चन है इफ V0 इज डबल्ड, ये जो V0 है इसको क्या कर दिया दोस्तों, इफ V0 is changed to
2v0 keeping r fixed, keeping r fixed, then the differential scattering cross section, then the differential cross section in the बॉन्ड अप्रोक्सीमेशन। अब पहली बात तो ये है कि ये क्वेश्चन जैसे मान लो अपने एग्जाम में आ जाए तो आप में से आधे बच्चे तो ऐसे बोल देंगे कि सर ये तो आउट ऑफ बॉन्ड अप्रोक्सीमेशन तो अपने सिलेबस में ही नहीं है। लेकिन दोस्तों डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन तो है, ये तो केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है अगले ने। ठीक है, तो कल अपन ने पढ़ा था बहुत सिंपल सा, क्या पढ़ा था कि डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा, अभी पढ़ा है, फॉर्मूला लिखा है मैंने। ठीक है, समानुपाती किसके हैं, एफ थीटा फाई के मॉडुलस के स्क्वायर। ठीक है, और एफ थीटा फाई अपन ने पढ़ा था किसके समानुपाती है भाई, वी के समानुपाती है। तो ये जब v0 है तब ये है, और जब ये 2v0 हो जाएगा तो यहाँ ये 2v0 रखोगे तो डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा क्या हो जाएगा दोस्तों, 2v0 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4v0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन इसमें क्या लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन इसके लिए, ये तो मैंने सॉल्यूशन बता दिया आपको। पहला ऑप्शन लिखा है इंक्रीजेस टू 4 टाइम्स, इंक्रीजेस टू 4 टाइम्स, इंक्रीजेस टू 4 टाइम्स द ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है इसका इंक्रीजेस टू 2 टाइम्स द ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों डिक्रीजेस टू हाफ द ओरिजिनल वैल्यू, और ऑप्शन फोर्थ है डिक्रीजेस 4 टाइम्स या डिक्रीजेस टू 1/4 टाइम्स द ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है दोस्तों, तो ये आप समझ गए, ये कल भी मैंने जाते जाते आपको बताया था, लेकिन उस टाइम पे क्वेश्चन अपना लिखा हुआ नहीं था। तो इसका आंसर दोस्तों क्या होगा, पहला इसका आंसर हो जाएगा इंक्रीजेस टू 4 टाइम्स द ओरिजिनल वैल्यू, कि ओरिजिनल वैल्यू का कितना इंक्रीज हो जाएगा, 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट एक प्रॉब्लम और जो आती है डिस्कस कर रहे हैं अपन। प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, पार्शियल वेव एनालिसिस की प्रॉब्लम है कि अपन को वी आर पोटेंशियल दे रखा है और ये दे रखा है अनंत इन्फिनिटी फॉर आर इज लेस देन इक्वल्स टू ए और 0 फॉर आर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये हो गया, ये स्फीयर है, रेडियस है, तो ये अपन मान लेते हैं कि ये ऐसे है और ये इसकी रेडियस है ए, और ये बोल रहा है कि वी आर बराबर इन्फिनिटी, वी आर बराबर इन्फिनिटी है। तो और इसके बाहर क्या है दोस्तों, वी आर बराबर 0 है, आर इज ग्रेटर देन 0 है, ये ए इसकी रेडियस है, अंदर क्या वी आर इन्फिनिटी हो गया। तो दोस्तों इसके अंदर पोटेंशियल इन्फिनिटी है, इसका मतलब ये स्फीयर कैसा हो गया, हार्ड स्फीयर हो गया। कैसा स्फीयर हो गया, हार्ड स्फीयर हो गया है, क्योंकि अब इसके बाहर तो क्या है, वी आर इक्वल्स टू 0, यानी यहाँ तो वेव फंक्शन वैलिड डिफाइन है, लेकिन इसके अंदर वेव फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, यानी इसके अंदर कोई पार्टिकल नहीं आ सकता, दैट इज हार्ड स्फीयर है, दैट इज हार्ड स्फीयर है। और इसके लिए अपन क्या क्या कैलकुलेट करना है दोस्तों, हार्ड स्फीयर का मतलब है फॉर लो एनर्जी। ये आप याद रखोगे कि ऐसी प्रॉब्लम आए अपन को फॉर लो एनर्जी, लो एनर्जी का मतलब दोस्तों एल बराबर 0 यानी एस वेव स्कैटरिंग। लो एनर्जी का मतलब क्या है, एल बराबर 0 और एस बराबर
एस वेव स्कैटरिंग। और यहाँ से सिग्मा इक्वल्स टू अपन जानते हैं सिग्मा टोटल 4π/k², एल बराबर 0 टू इन्फिनिटी, और अपने पास में क्या आया था 2l+1 और साइन स्क्वायर डेल्टा एल, यही आया था फॉर्मूला। तो एल बराबर 0 के लिए सिग्मा लो स्कैटरिंग है, एल बराबर 0 4π/k², और एल बराबर 0 रखेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर डेल्टा 0। एक तो अपन को ये याद रखनी है कि लो एनर्जी के लिए टोटल क्रॉस सेक्शन सिग्मा एल बराबर 0 4π/ क्या हो गया दोस्तों k² और साइन स्क्वायर डेल्टा 0, आप याद रखोगे इसको, ठीक है। और इन केस ऑफ लो एनर्जी, इन केस ऑफ लो एनर्जी, इसमें दो ट्विस्ट की बात है, एक तो हार्ड स्फीयर, ठीक है, हार्ड स्फीयर के नाम से आता है क्वेश्चन, एक लो एनर्जी के नाम से क्वेश्चन आता है, ठीक है, ठीक है। तो इन केस ऑफ लो एनर्जी फेज शिफ्ट इज वेरी स्मॉल, ये फेज शिफ्ट इज वेरी स्मॉल, फेज शिफ्ट क्या हो गया दोस्तों वेरी स्मॉल, देन साइन डेल्टा 0 इक्वल्स टू क्या हो गया डेल्टा 0, ठीक है। और आपको याद हो तो मैंने अभी लिखा था डेल्टा L/K बराबर क्या लिखा था, ए लिखा था क्या, तो डेल्टा एल डेल्टा 0 बराबर क्या हो जाएगा k/a। तो यहां से देखो सिग्मा एल बराबर 0 बराबर 4π/k², ये क्या हो गया दोस्तों डेल्टा 0, डेल्टा 0 का मतलब ये साइन स्क्वायर है, तो डेल्टा 0 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर 4π/k² गुना डेल्टा 0 को अपन क्या लिखेंगे k², से k² कट गया, सिग्मा एल बराबर 0 का मान कितना हो गया 4π/a²। तो इसमें दो ट्विस्ट हो गए कि टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया हार्ड स्फीयर के लिए कितना है 4π/a², और लो एनर्जी स्कैटरिंग के लिए क्या है दोस्तों 4π/a²। इसका मतलब क्या है कि क्लासिकल मैकेनिक्स तो क्या कहती है कि यदि a किसी की रेडियस है तो बट क्लासिकली क्रॉस सेक्शन विल बी π/a², कि क्लासिकली तो क्या है π/a² है, दैट इज यदि कोई पार्टिकल इस क्षेत्रफल में आ रहा है, क्रॉस सेक्शन में आ रहा है, तो उसको तो डिटेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज उसको डिटेक्ट अपन नहीं कर पाएंगे। जैसे अपन ने ये कल जैसे ये पार्टिकल है तो क्लासिकली तो ये आ रहा है, दैट इज π/a², लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है कि भाई इसका 4 गुना क्या है, इसका 4 गुना, तो ये 4 गुना ये क्या है 4π/a², यानी π/a² तो क्लासिकली पॉसिबल है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि क्रॉस सेक्शन एरिया है वो 4 गुना हो जाएगा क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्ड से 4 टाइम्स ग्रेटर देन एट द डिटेक्टर, तो सिग्मा टी विल बी इंक्रीजेज 4 टाइम्स। ध्यान रखना कि कितना गुना इंक्रीज हो गया, 4 गुना इंक्रीज हो गया दोस्तों, यानी यहां अब ये ज्यादा पार्टिकल इसके अंदर आ सकते हैं, यानी ये जो है वो कैसे पॉसिबल है क्वांटम मैकेनिकली, कैसे पॉसिबल है ये क्वांटम मैकेनिकली। और क्वांटम मैकेनिकल में भी कौन सी स्कैटरिंग है, लो एनर्जी स्कैटरिंग है, और स्कैटरिंग किससे हो रही है दोस्तों हार्ड स्फीयर से हो रही है। हार्ड इसको क्यों कहा गया है, क्योंकि इसके अंदर का पोटेंशियल इन्फिनिटी है, यानी वहाँ पर किसी फंक्शन को, वेव फंक्शन को, पार्टिकल को डिफाइन नहीं करवा सकते, इसलिए हार्ड स्फीयर है, हार्ड स्फीयर इसके अंदर कुछ नहीं जा सकता है, इस बात को आप ध्यान रखोगे। दूसरा मान लो यही क्वेश्चन आ जाए VR इक्वल्स टू इन्फिनिटी, R इज लेस देन इक्वल्स टू A और 0 R इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू A, लेकिन लो एनर्जी की जगह क्या आ जाए दोस्तों, यहां पर आपको ये बात हाई एनर्जी, लो एनर्जी की जगह के इन द हाई एनर्जी लिमिट। तो इसमें जो फेज शिफ्ट अपन ने माना है लो एनर्जी के लिए फेज शिफ्ट क्या नेग्लिजिबल माना है, लेकिन यहाँ हाई एनर्जी के लिए फेज शिफ्ट है वो चेंज हो जाएगा। कितने से चेंज होगा आपको याद रखना है, डेल्टा एल की वैल्यू Ka-L π/2, फेज शिफ्ट कितने का आ जाएगा ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। एल बराबर जैसे 0 है 1 है 2 है उसके लिए अपन लिख सकते हैं एल बराबर क्या हो जाएगा L π/2, और इसके लिए टोटल क्रॉस सेक्शन दोस्तों कितना आ जाएगा सिग्मा टी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2π/a², इसको आप याद रखोगे। यानी हाई एनर्जी स्कैटरिंग में जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स, यानी ट्वाइस द क्लासिकल वैल्यू,
इसको आप याद रखोगे, ट्वाइस द क्लासिकल वैल्यू, ट्वाइस द क्लासिकल वैल्यू फॉर हाई एनर्जी, फॉर हाई एनर्जी, फॉर हाई एनर्जी द wavelength is very small, the wavelength is very small, वेवलेंथ इज वेरी स्मॉल क्यों है? देखो एनर्जी क्या है, ई एच न्यू, एनर्जी हाई है तो फ्रीक्वेंसी हाई है, तो वेवलेंथ क्या हो गई, वेरी स्मॉल हो गई, एंड पोटेंशियल बिकम्स इन्फिनिटी, एंड पोटेंशियल बिकम्स इन्फिनिटी एट आर बराबर ए। ये बात आपको याद रखनी है। तो जब लो एनर्जी स्कैटरिंग है, जिसको अपन ने हार्ड स्फीयर कहा है, तब तो क्या है दोस्तों, स्फीयर तो ये भी हार्ड ही है, लेकिन इसमें दो बातें हैं, ये हार्ड स्फीयर है, लो एनर्जी, हाई एनर्जी। तो आपको क्वेश्चन पढ़ के, हाई एनर्जी का मतलब दोस्तों क्या है, के ए इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, क्योंकि के ए है वो एनर्जी से रिलेटेड है, और यहां क्या है दोस्तों, के ए इज वेरी वेरी लेस देन 1। मान लो ये आ जाए, दैट मीन्स लो एनर्जी, ये आ जाए, इट मीन्स हाई एनर्जी, और हाई एनर्जी होते ही फेज शिफ्ट कितना हो जाएगा, एल पाई बाई 2, और सिग्मा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्लासिकल जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसकी ट्वाइस है, और लो एनर्जी है तो कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स। ये आपको याद रखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अपने एग्जाम में आ सकता है, आपको बहुत अच्छे से इसको याद रखना है। अब दोस्तों देखो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपन बात करते हैं, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन है एफ थीटा, जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, क्वेश्चन नंबर 3, मॉड्यूलेशन एम्पलीट्यूड, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड है, बराबर आपको दे रखा है ए प्लस बी कोस थीटा। आपको याद करना है, पहला फाइंड द सिग्मा टी, टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया, सिग्मा टी या टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया। दूसरा है दोस्तों सिग्मा टोटल स्कैटरिंग, सिग्मा टोटल स्कैटरिंग डिपेंड्स ऑन, इसमें ऑप्शन है एल बराबर 0 एंड एल बराबर 1, ठीक है। सेकंड है एल बराबर 0 एंड एल बराबर 2, तीसरा है एल बराबर 0 1 2, डिपेंडेंसी एल बराबर 0 एंड एल बराबर 1, एल बराबर 0 और एल बराबर 2, 0 1 2 ये एंड है, और चौथा है दोस्तों एल बराबर 1, ये ऑप्शन है। और इसी में तीसरा क्वेश्चन है, इसी का तीसरा क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ये जो कांस्टेंट है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड कैपिटल बी, ए और बी की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है, ये क्वेश्चन अपन को दे रखा है। तो दोस्तों अपन जानते हैं सॉल्यूशन, देखो अपन जानते हैं सिग्मा टी इक्वल्स टू एफ थीटा का स्क्वायर मॉडुलस है और डी ओमेगा बराबर एफ थीटा है, ये एफ थीटा है तो इसका स्क्वायर करें, तो इसका स्क्वायर कर दें, और इसका डी ओमेगा को मैंने अभी अपन ने लिखा था, मैंने कहा था कि इंपॉर्टेंट है -1 से +1, ठीक है, -1 से +1 मैंने बताया था कि वही इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, और इसको अपन ने लिखा आगे इंटू डी कोस थीटा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, नई चीज़ आप लोगों के लिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा और डी कोस थीटा, यहाँ ब्रैकेट कोस थीटा है, यानी ये जो समाकलन दोस्तों अपन कर रहे हैं कोस थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं। किसके सापेक्ष कर रहे हैं? कोस थीटा के सापेक्ष अपन समाकलन कर रहे हैं। तो यहाँ से देखो बराबर 2 पाई अपनी जगह है, ठीक है। अब देखो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, डी कोस थीटा का समाकलन कोस थीटा, यानी ए स्क्वायर, और दोस्तों
कोस थीटा समाकलन हो गया और -1 से +1 लिमिट रखें। अब यहाँ कोस थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं तो dx का जैसे x होता है वैसे ही डी कोस थीटा का कोस थीटा +1 -1 प्लस ऐसे ही b² और इसमें भी नहीं है तो कोस थीटा -1 से +1 और प्लस देखो ध्यान से 2ab तो है ही और ये क्या हो गया कोस थीटा यानी x dx तो ये क्या हो गया कोस स्क्वायर थीटा बटे 2 और -1 से +1। समझ में आ गई बात। देखो यहाँ से डी कोस थीटा तो कोस थीटा +1 -1 b² कोस थीटा ये है और ये x dx तो x 1 + 1 बटे 1 + 1 यानी x²/2। दोस्तों यहाँ से देखो बराबर 2π। अब ये अपन को जो लिमिट रख रहे हैं वो कोस थीटा की जगह रखेंगे। तो देखो ध्यान से ये रखी अपन लिमिट तो एक बार अपर लिमिट यानी +1 माइनस का निशान -1 लोअर लिमिट। ये जो लिमिट है अपन कोस थीटा की जगह रख रहे हैं ध्यान से यानी कोस थीटा की जगह एक बार +1 तो अपर लिमिट माइनस का निशान सूत्र वाला -1 प्लस ऐसे ही b² क्या हो जाएगा +1 माइनस -1। ठीक है दोस्तों प्लस 2 से 2 कट गया ये 2 से ये 2 कट गया और अब देखो ध्यान से AB कोस थीटा की जगह +1 तो +1 का स्क्वायर +1 और माइनस कोस थीटा की जगह -1 तो स्क्वायर है देखो कोस स्क्वायर थीटा है तो +1 का स्क्वायर बराबर +1 यानी ये -1 का स्क्वायर। ये बात अच्छे से समझ लेना ये इंटीग्रेशन ट्विस्ट है ठीक है बराबर 2π और ये क्या आ गया a² यानी 2 प्लस b² यानी ये भी क्या गया 2 और ये क्या हो गया दोस्तों +0 क्या हो गया 0। सॉरी गलत हो गया ना मिस्टेक हो गई ध्यान से देखिए थोड़ी सी मिस्टेक हुई है दोस्तों। ये इसके स्क्वायर में मिस्टेक होगी देखो सिग्मा t बराबर इंटीग्रेशन अपन ने लिया था डी ओमेगा की जगह तो ये डी ओमेगा बराबर क्या हो गया भाई इंटीग्रेशन और f थीटा यानी a + b कोस थीटा का होल स्क्वायर और डी ओमेगा बराबर ये क्या हो गया इंटीग्रेशन डी ओमेगा को अपन लिख सकते हैं दोस्तों 2π -1 से +1 और ये क्या हो गया a² प्लस b² कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा और इसको अपन ने क्या लिख दिया ये 2π है तो d5 की जगह तो आ गया और इसको अपन ने लिख दिया दोस्तों d कोस थीटा। ये स्क्वायर में अपन ने b² नहीं किया था ठीक है ध्यान से 2π ठीक है इसका इंटीग्रेशन अपन कर रहे हैं ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष है कोस थीटा के सापेक्ष तो ये दोस्तों क्या हो गया a² कुछ नहीं है जैसे dx का x होता है वैसे ही ये क्या हो गया कोस थीटा लिमिट लगा दी अपर लिमिट ठीक है प्लस b²। ये देखो कोस स्क्वायर थीटा है यानी x² dx तो कोस स्क्वायर थीटा का क्या हो गया दोस्तों कोस क्यूब थीटा बटे 3 -1 से +1 x³ बटे 3 ठीक है और प्लस वो ऐसा कैसा ही है 2ab कोस स्क्वायर थीटा बटे 2 और लिमिट लगा दी +1 से -1। लिमिट जो रखने का तरीका है वो सेम टू सेम है केवल यही थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी स्क्वायर करने में ठीक है दोस्तों। यहाँ से देखो बराबर 2π a² इसको अपन लिखेंगे तो अपर लिमिट यानी +1 और -1 +1 माइनस सूत्र वाला -1 ठीक है ऐसे ही प्लस b²। अब देखो b² बटे 3 तो ये आ गया ठीक है एक बार अपन लिखेंगे +1 की घात 3 यानी +1 माइनस और -1 की घात 3 यानी दोस्तों क्या आ जाएगा -1 भाई अपन तो कोस थीटा की जगह रख रहे हैं और प्लस 2 ठीक है प्लस क्या हो गया 2ab ठीक है
और ये क्या हो जाएगा, एक बार +1 -1, अपर लिमिट का स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और -1 का स्क्वायर करोगे तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा +1, और नीचे क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये तो 0 हो गया, तो ये आ गया बराबर सिग्मा टी बराबर कितना आ गया 2 पाई, ये 2a² क्या हो गया दोस्तों 2a² प्लस b² और ये क्या हो गया 2/3 b², देखो 2 हो गया तो 2/3 क्या हो गया b² और ये क्या हो गया +0। तो सिग्मा टी बराबर कितना आ गया 4πa² और 4πb²/3, ये आ गया सिग्मा टी। थोड़ी सी वो स्क्वायर करने में मिस्टेक हो गई थी, तो वो मिस्टेक आप लोगों से भी एग्जाम में नहीं हो, आपको बहुत ध्यान से करनी है। यहाँ मिस्टेक हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो पहला क्वेश्चन आ गया अपने पास में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में है सिग्मा टोटल स्कैटरिंग डिपेंड्स ऑन, कि किस किस पे ये डिपेंड्स कर रहा है। तो मैंने इससे जस्ट पहले आपको एक फॉर्मूला और लिखाया था, ये समझ में आ गया। तो इसका पहले का आंसर तो यह हो गया सिग्मा टी बराबर 4πa², ठीक है, और प्लस 4/3 πb²। ठीक है, दूसरे का आंसर कैलकुलेट करने के लिए, यानी ये कैलकुलेट करने के लिए इसको मैं मिटा दे रहा हूं। हाँ देखिए दोस्तों, दूसरा तो मैंने अभी एक लाइन लिखाई थी आपको, f θ = 1/k, f θ = 1/k, l बराबर 0 to ∞, और क्या था 2l+1, ठीक है, e⁻i Δl और sin Δl और pl cos θ। क्या है दोस्तों pl cos θ। इसमें दो टर्म अपन लिख रहे हैं बराबर 1/k, l बराबर 0 के लिए तो क्या हो जाएगा 1/k e⁻i Δ0 sin Δ0 और p0 cos θ, तो p0 cos θ और प्लस 1/k, और ये l बराबर 1, तो क्या हो गया दोस्तों 3 हो गया 3/k, और ये e⁻i Δ1 sin Δ1 और p1 cos θ। ठीक है, यहाँ से अपन देखें ध्यान से, तो ये क्या है a बराबर तो कितना आ जाएगा, a बराबर कैलकुलेस कर लें अपन, p0 तो 1 होता है, तो ये तो 1a, इसकी वैल्यू 1 होती है, और वो क्या है cos θ का है, तो p1 का cos θ होता ही है। तो a बराबर कंपेरिजन करें अपन, तो 1/k e⁻i Δ0 और sin Δ0, ये तो हो गया a। ठीक है, और b बराबर क्या हो गया 3/k e⁻i Δ1 और sin Δ1। ठीक है, यहाँ से अपन देखें तो l बराबर तो क्या आ गया 0, और क्या आ गया l बराबर क्या आ गया 1, तो इसकी जो डिपेंडेंसी है वो क्या हो गई l बराबर 0 और l बराबर 1। और तीसरा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, तो a और b की वैल्यू अपन ने फाइंड कर ली, तो ये तीसरा क्वेश्चन अपना ऑटोमेटिक ही संभव हो गया। यही क्वेश्चन आपको लगा के दोस्तों क्या करना है, क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, और अब की बार f θ इक्वल्स टू क्या है a + b cos θ + c cos² θ। तो इसकी डिपेंडेंसी देखो a + b cos θ + c cos² θ, तो दो की डिपेंडेंसी तो ये रही। और यदि ये क्वेश्चन आ जाए और अपन को l की डिपेंडेंसी पूछे, तो l की डिपेंडेंसी कितनी हो जाएगी दोस्तों, l बराबर 0 1 2, ये आपको याद रखना है, डिपेंडेंसी होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। वो a + b, इससे जस्ट पहले अपन ने जो समाकलन किया था उसमें b का स्क्वायर नहीं किया था, जिसके कारण ये मिस्टेक हो गया था। वो मिस्टेक आपको नहीं करनी है, आपको बहुत ध्यान से काम करना है। ये एक नए प्रकार का समाकलन अपने पास में आया था, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर दी। अब दोस्तों देखिए एक क्वेश्चन और है इसमें कि भाई किस हिसाब से स्कैटरिंग इन आइडेंटिकल पार्टिकल्स, स्कैटरिंग इन आइडेंटिकल पार्टिकल्स, यानी एक जैसे पार्टिकल्स हों, स्कैटरिंग इन आइडेंटिकल पार्टिकल्स। वैसे तो आइडेंटिकल पार्टिकल का पूरा अपना स्कैटरिंग पूरा
पढ़ेंगे अपन, लेकिन यहाँ स्कैटरिंग के पॉइंट, आइडेंटिकल पार्टिकल्स जेटली के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। तो स्कैटरिंग दोस्तों जब पार्टिकल अपने पास में है तो न्यूट्रॉन की न्यूट्रॉन से, न्यूट्रॉन की प्रोटॉन से और प्रोटॉन की प्रोटॉन से, ये एक जैसे पार्टिकल अपने पास में है। तो स्कैटरिंग बोसॉन बोसॉन, ठीक है, बोसॉन बोसॉन, और स्कैटरिंग दूसरी क्या हो सकती है, फर्मियोन फर्मियोन, आइडेंटिकल है ना, फर्मियोन फर्मियोन, किसी भी सिस्टम की हो, वही स्कैटरिंग बोसॉन बोसॉन की हो सकती है या फर्मियोन फर्मियोन की हो सकती है। एस बराबर 0 याद रखेंगे, स्पिन एस बराबर 0 है तो इसमें एक तो स्पिन का कंपोनेंट है और दोस्तों दूसरा कौन सा है, स्पेस का। एस बराबर 0 के लिए स्पिन जो कंपोनेंट होता है वो एंटी सिमेट्रिक, याद रखेंगे एंटी सिमेट्रिक, और स्पिन का तो क्या हो गया एंटी सिमेट्रिक, और स्पेस सिमेट्रिक, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और एस बराबर 1 के लिए ये सिंगलेट और ये ट्रिपलेट होती है, 2l+1, देखो 2l+1, एस बराबर 0 रखेंगे तो केवल वैल्यू 1, तो एस बराबर 0 को अपन बोलते हैं सिंगलेट, और ये 1 रखेंगे, एल की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये ट्रिपलेट वैल्यू, ठीक है। इसके लिए स्पिन सिमेट्रिक और स्पेस क्या होता है दोस्तों, एंटी सिमेट्रिक। स्पिन क्या होता है, सिमेट्रिक, और ये क्या होती है, एंटी सिमेट्रिक। अपन जानते हैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में अपन जानते हैं कि दोनों दो पार्टिकल हैं वो आमने सामने से ऐसे आ रहे हैं, और आफ्टर स्कैटरिंग एक पार्टिकल इधर चला जाता है, दूसरा पार्टिकल इधर चला जाता है, और ये इसका कोण थीटा सी, और ये बचा हुआ कोण क्या है, पाई माइनस थीटा सी हो जाता है, ये अपन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से एफ थीटा को अपन लिखे हैं दोस्तों, तो एफ थीटा जो एम्पलीट्यूड है वो उसको लिख सकते हैं अपन एफ थीटा प्लस माइनस एफ पाई माइनस थीटा, एफ थीटा प्लस माइनस एफ पाई माइनस थीटा, ये लिख जा सकता है। तो अब क्या हो गया, डी सिग्मा अपॉन डी सिग्मा, डी सिग्मा अपॉन डी थीटा, किसके लिए, इसके सिंगलेट के लिए, सिंगलेट के लिए। तो क्या हो गया दोस्तों, सिंगलेट के लिए लिख रहा हूं, तो ये हो गया एफ थीटा प्लस एफ पाई माइनस थीटा का होल स्क्वायर, मॉडुलस का स्क्वायर, क्योंकि सिंगलेट, सिंगलेट के लिए क्या है, स्पेस सिमेट्रिक है, तो यहाँ प्लस का निशान आएगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और यही क्रॉस सेक्शन एरिया में किसके लिखूं, डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा ट्रिपलेट के लिए, तो यहाँ से एफ थीटा माइनस एफ पाई माइनस थीटा का मॉडुलस स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्पेस क्या है, एंटी सिमेट्रिक है, जिसके कारण ये क्या है दोस्तों, ये वाला माइनस आया है। स्पेस क्या है, एंटी सिमेट्रिक है, स्पेस यहाँ स्पेस क्या है, सिमेट्रिक, और यहाँ स्पेस क्या है, एंटी सिमेट्रिक है, इसके कारण ये माइनस का निशान आया है। तो सिंगलेट के लिए तो क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, एफ थीटा प्लस माइनस नहीं सॉरी प्लस एफ पाई माइनस थीटा का मॉडुलस स्क्वायर, और ट्रिपलेट के लिए डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा ट्रिपलेट बराबर एफ थीटा माइनस एफ पाई माइनस थीटा का मॉडुलस स्क्वायर। और टोटल अपन लिखें, टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, तो टोटल देखो डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा टोटल, तो क्या हो जाएगा 3/4 डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा, ये तो क्या हो जाएगा ट्रिपलेट, और 1/4 डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा, ये क्या हो जाएगा सिंगलेट। तो कुल क्या आ गया अपने पास में, डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा टी, टोटल कितना हो गया 3/4 ट्रिपलेट के लिए एफ थीटा माइनस एफ पाई माइनस थीटा का मॉडुलस स्क्वायर, मोड का स्क्वायर, प्लस 1/4 एफ थीटा प्लस एफ पाई माइनस थीटा का मॉडुलस स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। बस स्कैटरिंग ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल इतनी सी ही स्कैटरिंग है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान में रखोगे। बाकी आइडेंटिकल पार्टिकल पूरा डिटेल से अपन अपनी क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। इसमें कल की जो यानी क्लास जो आनी है, नेक्स्ट वाली क्लास आनी है, उसमें अपनी क्वांटम मैकेनिक्स में एक W के भी अप्रोक्सीमेशन उसको अपन पढ़ेंगे। ये बाकी मैंने करवा दिया है। W के भी अप्रोक्सीमेशन पढ़ने के बाद में अपन
इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे थोड़े, और ये अपनी यूनिट है यानी क्वांटम फिजिक्स है वो दोस्तों कंप्लीट हो जाएगी। बहुत सिंपल सी बातें हैं जो अपन को ध्यान में रखनी है। यदि मान लो यहाँ से अपना क्वेश्चन गलत होता है, जितना अपन ने ये पढ़ा है, मैंने आपको 2 वीडियो में पढ़ाया है, वहाँ से यदि क्वेश्चन गलत होता है तो दोस्तों चिंता करने की बात आपको नहीं है, क्योंकि इतना डिटेल से अपन को उसमें नहीं पढ़ना है। यदि सबका गलत हो रहा है तो अपन कंपटीशन में हैं, ठीक है। तो इतना आप कर लोगे तो बहुत ठीक रहेगा, क्वेश्चन आप कर सकते हो आराम से। बच्चे नेट में ही कर लेते हैं तो ये तो आपकी आरपीएससी की एग्ज़ाम है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।